हेलो दोस्तों, एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। नेक्स्ट एपिसोड कंटिन्यू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चैनल को न तो लाइक करते हैं और न ही सब्सक्राइब करते हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्टोरी देखने के बाद आप लोग जरूर बताएं कमेंट में स्टोरी कैसा लगा, ताकि हमको लगे कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है कि नहीं। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 51, रुद्रांश और अंबिका की क्लोजनेस। अब आगे। इसके जवाब में रुद्रांश ने कहा, जो पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब दो। बताओ मुझे, आखिर वो बच्चा किसका था? क्योंकि तुमने मुझे बताया था कि तुम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। तो तुम्हारा अतीत क्या था? तुमने किसके साथ रात बिताई थी और तुम्हारे बच्चे का असलियत में बाप कौन था? ये सुनते ही अंबिका की आंखों में नमी आ गई। उसने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में आपकी इंटरफेरेंस अब नहीं चाहिए। आप यहाँ से जा सकते हैं, मुझे आपसे कुछ भी नहीं जानना। लेकिन रुद्रांश उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाकर बोला, क्यों? अगर तुम मुझसे सवाल पूछोगी तो सवाल पूछने का हक मुझे भी है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे पेट में वो बच्चा कैसे आया था। कौन था जिसने तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया था और किसके साथ तुमने रात बिताई थी? रुद्रांश के ये सारे सवाल सुनकर अब अंबिका ने गुस्से के साथ कहा, मिस्टर रुद्रांश, मैंने कहा ना, वो मेरी पर्सनल लाइफ है और उसमें मैं आपकी इंटरफेरेंस नहीं चाहती। लेकिन तभी रुद्रांश ने सार्कास्टिक होकर कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ। मैं जानना चाहता हूँ। इसलिए अब मुझे साफ साफ जवाब दो, क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है? ये सुनते ही अब अंबिका की आंखों में आंसू आ गए और उसने अब सिसकते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं पता मेरे बच्चे का बाप कौन है। यहाँ तक कि आज भी मैं नहीं जानती कि मेरे पेट में वो बच्चा कैसे आया और उसका बाप कौन था। और मैं आज भी उस इंसान के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। सुन लिया ना आपने? नहीं पता मुझे मेरे बच्चे के बाप के बारे में। उसने जैसे ही ये बात बोली, अचानक से रुद्रांश के एक्सप्रेशंस पूरी तरह डार्क हो गए। वो अंबिका को एकटक देखने लगा। अंबिका की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। तभी उसने खुद को संभालते हुए कहा, अब आपने सच सुन लिया ना मिस्टर रुद्रांश, अब आपको तो कुछ और सुनना नहीं बाकी रह गया है। अगर आपको कुछ और भी सुनना है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने अतीत में वापस चली गई हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से मुझे मेरे अतीत के बारे में याद दिलाया जाएगा। अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं कभी यहाँ पर आती ही नहीं। आज मुझे फिर से तकलीफ हो रही है। ये कहते कहते वो वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। उसे इस वक्त वाकई बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे ऐसे रोते बिलखते देखकर रुद्रांश दूसरे ही पल नीचे झुका और तुरंत उसे बाजू से पकड़कर अपनी बाहों में भरते हुए बोला, शांत हो जाओ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें तुम्हारा अतीत याद दिलाऊं, बल्कि मैं तो बस इसलिए जानना चाहता था कि आखिर क्या तुम्हें वाकई नहीं याद है कि तुमने किसके साथ रात बिताई जिस वजह से तुम प्रेग्नेंट हो गई। जैसे ही रुद्रांश ने ये बात कही, अचानक से अंबिका के एक्सप्रेशंस बदल गए और वो अपने दिमाग पर अब थोड़ा बहुत जोर डालने लगी। उसे आज तक ये मिस्ट्री समझ ही नहीं आई थी कि जब उसने किसी के साथ रात नहीं बिताई थी तो आखिर वो प्रेग्नेंट हुई तो हुई कैसे। और ये बात आज भी सॉल्व नहीं हुई थी, जिस वजह से वो धीरे से बोली, नहीं, मुझे नहीं पता कि आखिर मैं इस तरह से प्रेग्नेंट कैसे हो गई। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, मेरा आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और मैं ऐसी लड़कियों में से भी नहीं थी जो वन नाइट स्टैंड या हुकअप करें। बल्कि मैं तो बहुत सीधी सादी और सिंपल सी लड़की थी। यहाँ तक कि मेरे भाई ने मुझे कॉलेज तक जाने नहीं दिया था। उस वक्त मेरा कॉलेज शुरू हुआ था जब उन्होंने मेरी आपसे शादी तय कर दी थी, इसलिए मैं तो बाहरी दोस्त या दुश्मन के बारे में भी नहीं जानती। उसकी ये सारी बातें सुनकर अब रुद्रांश ने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इन सब में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाई की गलती है? जैसे ही रुद्रांश ने ये कहा, अंबिका के चेहरे पर सार्कास्टिक एक्सप्रेशंस आ गए। उसने कहा, मैं किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहती, क्योंकि ये मेरी किस्मत है।
मेरी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। उसकी ये बात सुनकर गुस्से के साथ उसके चेहरे को पकड़कर कहा, कब तक किस्मत के भरोसे बैठी रहोगी? क्या तुम खुद से लड़ना नहीं चाहती? क्या तुम्हें लगता है कि किस्मत तुम्हारे लिए लड़ाई करेगा? अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम बहुत गलत सोच रही हो। तुम्हें खुद के दिल की आवाज को सुनना चाहिए। तुम्हें समझना चाहिए कि आखिर तुम्हारा दिल तुमसे क्या कहता है। अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारा भाई गलत है तो तुम्हें उसके लिए लड़ाई करना चाहिए, ना कि ऐसे चुपचाप बैठे रहना चाहिए। रुद्रांश के ये कहते ही अब अंबिका एक पल के लिए रुद्रांश को देखते रह गई। तभी उसने धीरे से कहा, मैं क्या कर सकती हूँ? इसके जवाब में रुद्रांश ने उसे समझाते हुए कहा, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। तुम्हारे पास करने के लिए ऐसे बहुत से काम है जिससे तुम उस इंसान के होश उड़ा सकती हो। लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा, जो कुछ भी मैं जानना चाहता हूँ। अंबिका को रुद्रांश की बातें सुनकर काफी ज्यादा हिम्मत मिल रही थी। हालांकि वो अभी भी रुद्रांश को माफ नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी वो अब अपने अतीत में हुए सभी अत्याचारों का बदला लेना चाहती थी। जिस वजह से उसने गहरी सांस लेकर कहा, आप मेरी इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं? इसके जवाब में रुद्रांश ने कहा, मैं तुम्हारे भाई से तुम्हें बदला लेने में मदद करूंगा। मुझे पता है ये सब कुछ तुम्हारे भाई ने किया है, इसलिए मैं तुम्हारे भाई को सबक सिखाऊंगा। तो रुद्रांश के ये कहते ही अंबिका अपनी आंखें बड़ी करके बोली, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप ऐसा करेंगे? लेकिन आपको कैसे पता कि ये सारी गलती मेरे भाई की है? फिर रुद्रांश इसके जवाब में सर्द आवाज में कहा, तुम्हें नहीं पता, पर तुम्हारा भाई बहुत ही का इंसान है। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ धोखेबाजी करता है। मैंने उसके साथ एक बार बिजनेस किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं रुद्रांश अग्निवंशी हूँ। मेरे साथ वो धोखेबाजी नहीं कर सकता। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, और उसने मेरे साथ वही धोखेबाजी करने की कोशिश की, पर आखिरकार वो कुछ कर नहीं पाया और मैंने उसे बर्बाद किया। पर एक बार फिर से वो अब मेरे साथ डील करना चाहता है। वो फिर से चाहता है कि वो मुझे बेवकूफ बनाए, लेकिन इस बार अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम उसे अपने तरीके से बदला ले सकोगी। क्योंकि इस बार भी जब मैंने उसके साथ डील की है तो मैंने उसे सिर्फ बर्बाद करने के लिए ही डील की है। रुद्रांश की सारी बातें सुनकर अब अंबिका को ऐसा लगा जैसे कि कोई बहुत बड़ी खोई हुई हिम्मत उसे मिल गई हो। वो हिम्मत जो वो बहुत सालों से जुटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जब रुद्रांश उसका साथ देने के लिए तैयार था तो उसने भी कहा, मिस्टर रुद्रांश, अगर आप मेरे भाई से बदला लेने में मदद करेंगे तो मैं आपको भी सब कुछ बताऊंगी। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने सोचा था कि मैं अपने भाई से इस बारे में तो जरूर बदला लूंगी कि आखिर उन्होंने मेरी शादी ऐसे गुंडे इंसान से क्यों करवाई। और जब मुझे ये पता चला कि उन्होंने चारों तरफ ये अफवाहें उड़ा दी थी कि उन्होंने मुझे एब्रॉड पढ़ाई के लिए भेज दिया, जबकि उन्होंने मेरी शादी गुंडे से करवा दी थी, इस चीज के लिए भी मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। इसलिए अब आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं जल्द से जल्द उन्हें सजा देना चाहती हूँ। उसकी सारी बात सुनकर रुद्रांश ने अब उसे नीचे से उठाकर बेड पर बिठाया, और बेड पर बिठाते हुए उसने उसके हाथ को पकड़कर कहा, कल शाम को एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है जिसमें मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। क्या तुम वहां चलोगी? पार्टी का नाम सुनकर अंबिका ने ना समझी में कहा, वो कैसी पार्टी है और वहां पर मुझे क्या करना होगा? इसके जवाब में रुद्रांश ने कहा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस जो मैं करूंगा उसमें तुम्हें साथ देना होगा। अब अंबिका ने भी कुछ सोचते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। उसे रुद्रांश पर थोड़ा यकीन हो गया था, इसलिए वो रुद्रांश के ऊपर ही सब कुछ छोड़ चुकी थी। जिस वजह से उसने अब अपना सिर हाँ में हिला दिया, तो फिर रुद्रांश अपनी जगह से उठते हुए बोला, कल शाम रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए कार भेजूंगा। अभी के लिए मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर अंबिका ने नासमझी में कहा, क्या आप आज रात यहाँ नहीं रहेंगे? क्या कहीं बाहर जाने वाले हैं? इसके जवाब में रुद्रांश ने बिना किसी भाव के साथ कहा, हाँ, मैं आउट ऑफ टाउन अपनी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। और कल शाम को मैं तुम्हें पार्टी हॉल में मिलूंगा, और अब कल होगा वो जिसे उस इंसान ने सोचा नहीं होगा।
ये सुनकर अंबिका को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन उसने हिचकिचाते हुए अपना सिर हिला दिया, जिसके बाद रुद्रांश वहां से चला गया। इधर उसके जाने के बाद अंबिका ने खुद से कहा, मुझे नहीं पता मिस्टर रुद्रांश कल पार्टी में क्या करने वाले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल शायद मेरा भाई से सामना होगा, वो भी पूरे 5 साल बाद। और उनसे सामना करने के बाद पता नहीं मेरा क्या होने वाला है, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अब शायद कल ही मेरे परेशानी का हल निकलेगा। ये कहते हुए वो बेड पर लेट गई और कुछ देर में उसे नींद आ गई। इधर दूसरी तरफ कमरे में इस वक्त शालिनी और शनाया दोनों ही साथ में बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। तभी शालिनी ने शनाया से कहा, शनाया, मैंने सोचा है कि क्यों ना हम फिर से सारी नई शुरुआत करें। ये सुनते ही शनाया ने कहा, किस चीज की नई शुरुआत? इसके जवाब में गहरी सांस लेते हुए शालिनी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि क्यों ना एक बार फिर से अंबिका रुद्रांश को एक किया जाए और उन दोनों की शादी करवाई जाए। इसमें तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसे ही उन्होंने ये कहा, शनाया बिल्कुल सॉफ्ट हो गई और वो दूसरे पल गुस्से के साथ बोली, आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? नहीं नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये सुनकर गुस्से के साथ अपनी भौहें चढ़ाते हुए शालिनी ने कहा, क्यों, इसमें इम्पॉसिबल जैसी कौन सी बात है? 5 साल पहले भी तो हम रुद्रांश की शादी अंबिका से करवाने जा रहे थे ना। अगर रुद्रांश शादी छोड़कर ना जाता तो आज अंबिका ही हमारी बहू होती, तो फिर अब अगर हम उसे अपनी बहू बनाने की कोशिश करें तो क्या गलत है? और वैसे भी अंबिका अनिरुद्ध का भी अच्छा ख्याल रखती है। और मैंने उसके बारे में रमा से पूछा तो पता चला कि वो अभी भी सिंगल है, उसका ना तो कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही उसने शादी की है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये सब सुनकर शनाया ने अपने सिर पर हाथ रखकर कहा, हे भगवान! मॉम, मैं आपको कैसे समझाऊं? पहले की बात अलग थी, लेकिन अब बात अलग है। और आपको क्या लगता है वो अंबिका हमारे रुद्रांश के साथ शादी कर लेगी? पहली बात तो मैंने उसके साथ जिस तरह से बिहेव किया है, उसके बाद तो वो कभी मेरे बेटे के साथ शादी नहीं करेगी। ये सुनते शालिनी ने गुस्से के साथ कहा, इसीलिए कहती हूँ कि तुम छोटे लोगों को अपने पैर की जूती के बराबर मत समझा करो, उन्हें इज्जत दिया करो। लेकिन तुम अपने पैसों के गुमान में इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी हो कि तुम्हें एहसास भी नहीं होता कि तुम छोटे लोगों के साथ कैसे बिहेव करती हो। ये सुनकर शनाया ने दांत पीसते हुए कहा, मॉम स्टॉप इट, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। रुद्रांश भी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा था और ऊपर से उस लड़की की वजह से, इसलिए मैं और भी ज्यादा गुस्से में आ गई, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये सब सुनकर शालिनी ने फिर गहरी सांस लेकर कहा, देखो, चाहे जो कुछ भी हो, इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूंगी कि हमें अंबिका और रुद्रांश को एक कर देना चाहिए। इसमें हम सब की भलाई है। ये सुनकर शनाया उन्हें गुस्से के साथ देखने लगी, लेकिन शालिनी के चेहरे पर अब रुद्रांश अंबिका की शादी के बारे में सोचकर ही मुस्कुराहट आ गई थी। अगली सुबह सुबह का वक्त था जब अंबिका रेडी होकर सीधे अनिरुद्ध के कमरे में गई। वो जब अनिरुद्ध के कमरे में पहुंची तो वो हैरान हो गई और हैरानी के साथ बोली, क्या बात है अनिरुद्ध बेटा, आज तो आप बहुत जल्दी रेडी हो गए। अनिरुद्ध, जो रेडी होकर पहले से ही सोफे पर बैठा हुआ था, उसने जैसे ही अंबिका की आवाज सुनी वो तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया और दौड़ते हुए अंबिका के पास गया। अंबिका ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा तो अनिरुद्ध ने उसके हाथ को पकड़कर धीरे से कहा, मुझे वॉक पर जाना है। ये सुनकर अंबिका स्माइल के साथ बोली, हाँ जरूर, मैं आपको वॉक पर लेकर चलूंगी, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए वो मुस्कुराए और उसे वॉक पर लेकर जाने लगी। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और वो रुक गई। उसे रुकते देख अनिरुद्ध ने उसे घूरते हुए कहा, क्या हुआ, आप रुक क्यों गई? इसके जवाब में अंबिका ने कुछ सोचकर कहा, अनिरुद्ध, मुझे आपकी ठीक से आंखें दिखाई नहीं देता। आपके बाल बहुत ज्यादा बड़े हैं, क्या मैं पहले आपको एक अच्छा सा हेयर कट दे दूं? अंबिका ने आज तक उसका चेहरा भी ठीक से देख नहीं पाई थी, लेकिन जैसे ही अनिरुद्ध ने हेयर कट का नाम सुना, उसके एक्सप्रेशन बदल गए और उसने गुस्से के साथ अंबिका के हाथ को दूर झटक दिया।
ये देखते ही अंबिका हैरान हो गई और अनिरुद्ध दूसरे पल जोर से चिल्लाया, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनते ही अंबिका अब चौंक गई। एपिसोड 52। अनिरुद्ध, कहीं अंबिका तुम्हारा बेटा तो नहीं है? अब आगे। अंबिका को समझ नहीं आया कि आखिर अनिरुद्ध हेयर कट के नाम से इतना ज्यादा क्यों गुस्से से भड़क गया। लेकिन उसने खुद को संभालते हुए गहरी सांस लेकर कहा, अनिरुद्ध बेटा, देखो मुझे पता है कि आप इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, लेकिन आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो हेयर कट आपका करवाऊंगी वो बहुत ही अच्छा होगा। आप उससे बहुत ज्यादा खुश होंगे, आई प्रॉमिस। लेकिन अनिरुद्ध ने गुस्से के साथ कहा, मुझे कोई हेयर कट नहीं चाहिए। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? प्लीज आप मुझसे दूर रहिए। अगर आपको मेरा हेयर कट करवाना है तो आप मुझसे बात भी मत कीजिए और मैं कहीं भी वॉक पर नहीं जाऊंगा। ये कहकर वो वहां से बाहर की तरफ जाने की जगह वापस बेड के पास जाने लगा। और जब अंबिका ने ये सब कुछ देखा तो वो आखिर में तुरंत अनिरुद्ध के पास गई और उसके हाथ को पकड़कर बोली, आई एम सॉरी बेटा। मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज्यादा नाराज हो जाओगे। अगर मुझे पता होता तो मैं सच में ऐसा नहीं करती। अब मैं आपके हेयर कट के बारे में सोचूंगी ही नहीं, चलो मेरे साथ वॉक पर। ये कहकर वो वहां से बाहर की तरफ जाने की जगह वापस बेड के पास जाने लगा। और जब अंबिका ने ये सब कुछ देखा तो वो आखिर में तुरंत अनिरुद्ध के पास गई और उसके हाथ को पकड़कर बोली, आई एम सॉरी बेटा। मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज्यादा नाराज हो जाओगे। अगर मुझे पता होता तो मैं सच में ऐसा नहीं करती। अब मैं आपके हेयर कट के बारे में सोचूंगी ही नहीं, चलो मेरे साथ वॉक पर। जब अंबिका ने ये कहा तो अनिरुद्ध ने गुस्से के साथ कहा, आप सच कह रही है ना? आप पक्का ये सब कुछ नहीं करेंगे? इसके जवाब में मुस्कुराते हुए अंबिका ने कहा, हाँ बिल्कुल। मैं अब कोई हेयर कट नहीं करवाऊंगी। अब मैं आपके साथ सिर्फ वॉक करूंगी। ये सुनकर अनिरुद्ध ने अपना सिर हिला दिया। इसके बाद अंबिका अनिरुद्ध को लेकर सीधे नीचे गार्डन की तरफ आई। वो जब गार्डन में आई तो वहां पर ठंडी हवा चल रही थी। सुबह हल्की ठंड का मौसम था जिस वजह से चारों तरफ कुछ फॉग भी था और उसे फाग में ही अनिरुद्ध धीरे धीरे टहलने लगा। वो चारों तरफ देख रहा था, जैसे चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हो। अंबिका को ये सब कुछ देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो मुस्कुराते हुए उसे ही देखे जा रही थी, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, अंबिका मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उस आवाज को सुनते ही अंबिका चौंक गई। वो तुरंत पीछे मुड़ी तो वहां पर शनाया खड़ी थी। शनाया को वहां पर देखकर अंबिका को कुछ समझ नहीं आया और उसने हैरानी के साथ कहा, आप यहाँ पर? इसके जवाब में शनाया ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों, मुझे देखकर इतना शौक क्यों हो गई? ये मेरे बेटे का घर है, मैं जब मर्जी चाहे तब यहाँ पर आ सकती हूँ। अंबिका ने इसके जवाब में बस अपने हाथों की मुट्ठियां बना दी। उसे शनाया से इस वक्त बहस करना ठीक नहीं लगा, इसलिए वो खामोश रही। लेकिन तभी शनाया उसके पास आई और उसे घूरते हुए बोली, सच सच बताओ, किस मकसद से आई हो यहाँ पर? शनाया के सवाल को सुनते ही अंबिका शॉक्ड हो गई और उसने हैरानी के साथ कहा, क्या? ये आप क्या कह रही है? मैं भला किस मकसद से यहाँ पर आऊंगी? उसके जवाब में शनाया ने दांत पीसते हुए कहा, देखो मुझे अच्छे से पता है तुम बिना मकसद के तो यहाँ पर नहीं आई हो, क्योंकि जब से मुझे तुम्हारी असली सच्चाई पता चली है तब से मुझे तुम पर बहुत ज्यादा शक हो रहा है। असली सच्चाई पता चलने के बारे में सुनकर अंबिका को कुछ नहीं समझ आया। उसने ना समझी में कहा, आखिर आप कहना क्या चाहती है? मुझे साफ साफ बताएंगे, क्योंकि मैं सच कह रही हूँ, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही है। ये सुनते ही शनाया ने अब गुस्से के साथ कहा, तुम्हें सब समझ आ रहा है, बस तुम ना समझने की नौटंकी कर रही हो। अब अंबिका को गुस्सा आने लगा, क्योंकि शनाया जब से उसके सामने आई थी तब से बेवजह की बातें ही कर रही थी। और वो बेवजह की बातें बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, जिस वजह से उसने गुस्से के साथ कहा, देखिए मिस अग्निवंशी, मुझे नहीं पता आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता आप मुझ पर क्यों और किस तरह के एलिगेशंस लगा रही है। ये सुनकर शनाया ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें पता था ना कि ये वही घर है जहाँ पहले तुम्हारी शादी का रिश्ता हुआ था? जैसे ही शनाया ने कहा,
अंबिका एक पल के लिए शॉक्ड हो गई और उसने चौंकते हुए कहा, क्या? आप क्या कह रही हैं? शनाया ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, ज्यादा नौटंकी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। और इसीलिए मैं पूछना चाह रही थी कि क्या तुम किसी मकसद से यहाँ पर आई हो? क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हें पता ही ना चला हो कि जिस घर में और जिसके बेटे का तुम इलाज करने आई हो वो वही था जिसके साथ तुम्हारी शादी तय हुई थी। ये सब सुनकर अब अंबिका को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। लेकिन कुछ वक्त तक सोचते रहने के बाद उसने आखिर में गहरी सांस लेकर कहा, एक्चुअली आप सही कह रही है, मुझे पहले से ही सब कुछ पता था और मैं यहाँ पर जानबूझकर आई हूँ जिससे कि मैं आपके बेटे से बदला ले सकूं। क्योंकि आपके बेटे की वजह से 5 साल पहले मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी। शनाया ये सुनते ही हैरान हो गई और तुरंत गुस्से के साथ बोली, मैंने पहले ही सही सोचा था, तुम कभी सुधर नहीं सकती। जब मैंने पहली बार तुम्हारा चेहरा देखा था तभी मुझे पता चल गया था कि तुम किस तरह की लड़की हो। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने बेटे के साथ कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी। ये सुनकर अब अंबिका मुस्कुराए और बोली, अगर आप रोकना चाहती है तो रोक लीजिए, मैं भी देखती हूँ कि आप कैसे रोकते हैं। अंबिका की ऐसी खुली धमकी को सुनकर अब शनाया का दिमाग खराब हो गया। वो गुस्से के साथ बोली, तुम मेरे बेटे के सामने कितना अच्छा बनने की नौटंकी करती हो और मेरे सामने ये तुम्हारा असली चेहरा है। ये सुनते ही अब अंबिका ने गुस्से के साथ कहा, इंसान को उसी भाषा से समझाना चाहिए जो भाषा वो समझे। और अगर मैं आपसे अभी ये कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये वही घर है जहाँ पर मेरी शादी तय हुई थी और मुझे कल इसके बारे में खुद शालिनी दादी से पता चला, तब तो आप मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करती। इसलिए मैंने आपसे साफ साफ कह दिया कि मैंने ही ये सब कुछ किया है। अब आपको जो करना है आप कर लीजिए। उसकी ये सारी बातें सुनकर अब बेहद गुस्से के साथ शनाया ने कहा, बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी और अपने बेटे से तुम्हें पूरी तरह से दूर कर दूंगी, और तो और जो तुम यहाँ पर डॉक्टर बनकर नौटंकी कर रही हो, तुम्हें यहाँ से भी धक्के मारकर बाहर निकालूंगी। शनाया की ये सारी बातें सुनकर अब अंबिका ने भी दांत पीसते हुए कहा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन अपने डॉक्टर के प्रोफेशन पर कोई भी सवाल बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए जो भी कहना हो सोच समझकर कहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर शनाया ने कहा, ओ रियली? तो तुम क्या करोगी मेरे साथ? क्या तुम मुझे बता सकती हो? तुम शनाया अग्निवंशी को धमकी दे रही हो? तुम्हें पता भी है अगर मैंने एक कॉल किया तो तुम पूरी तरह से बर्बाद हो सकती हो और तुम्हारी जान भी जा सकती है। उनकी ऐसी धमकी सुनकर अंबिका तो एक पल के लिए उन्हें देखते रह गई। उसे तो यकीन नहीं हुआ कि शनाया उसे ऐसी धमकी भी दे सकती थी। लेकिन उसने गहरी सांस लेकर कहा, देखिए मैं आपको पहले ही। लेकिन इसके आगे अभी वो कुछ कह पाती उससे पहले ही शनाया के सिर पर एक जोरदार पत्थर आकर लगा। शनाया एकदम से दर्द में चिल्ला दी और अंबिका की बात उसके मुंह में ही अटक कर रह गई। उसने तुरंत घबराते हुए पीछे की तरफ देखा और शनाया के सर से खून निकलने लगा। शनाया दर्द में इधर से उधर तड़पने लगी और अंबिका ने जैसे ही पीछे अनिरुद्ध को और उसके हाथ में पत्थर देखा वो और भी ज्यादा दंग रह गई। उसे तो समझ ही नहीं आया कि आखिर वो किस तरह रिएक्ट करे, क्योंकि इस चीज की तो उसे उम्मीद ही नहीं थी। अनिरुद्ध इस वक्त गुस्से से कांप रहा था, उसकी आंखें बेहद लाल हो गई थी और वो दूसरा पत्थर भी उठाते हुए सीधे शनाया की तरफ फेंकने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन वो पत्थर अभी शनाया तक पहुंच पाता उससे पहले ही आगे बढ़कर अंबिका ने अनिरुद्ध के हाथ को पकड़ लिया और वो पत्थर हवा में ही चूक गया। उसके हाथ पकड़ते ही अनिरुद्ध तो गुस्से से पागल होते हुए बोला, छोड़िए मुझे, ये आपको परेशान कर रही है, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं मार डालूंगा। अंबिका ये सुनकर शॉक थी और वही शनाया के सर से खून निकल रहा था और वो दर्द में चिल्लाते हुए बोली, पागल लड़के, मुझे तो तुझ जैसे लड़के पर कभी यकीन ही नहीं था। तू हमारे खानदान का हो ही नहीं सकता और आज ये बात प्रूफ हो गई है। क्योंकि खून खून एक होता है। एक खून होकर दूसरे का खून नहीं निकालता, पर तू हमारा खून नहीं है। आज तूने प्रूफ कर दिया कि तुझे वाकई मेरे बेटे ने कचरे से उठाकर लेकर आया था।
जैसे ही अंबिका ने शनाया के मुंह से ये बात सुनी वो बिल्कुल शॉक्ड रह गई और शॉक होकर बोली, क्या क्या कहा आपने? इसके जवाब में गुस्से के साथ दांत पीसते हुए शनाया ने कहा, मैं अपने बेटे से तुम दोनों की शिकायत करूंगी। तुम दोनों ने मिलकर मुझे मारा है, एक ने मुझे जवाब दिया है तो दूसरे ने मुझे पत्थर से मारा है। अब तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। ये कहते हुए शनाया की आंखों से दर्द से आंसू निकलने लगे और वो तुरंत अंदर की तरह बढ़ गई। वहीं अंबिका को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। लेकिन इस वक्त उसे अनिरुद्ध को कंट्रोल करना बहुत जरूरी था क्योंकि अनिरुद्ध जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसने तुरंत अनिरुद्ध को संभालते हुए कहा, अनिरुद्ध बेटा, पहले तुम शांत हो जाओ। देखो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही है। अनिरुद्ध ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, उन्होंने आपको मारने की धमकी दी है। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो बहुत बुरी है, वो कभी मुझसे प्यार नहीं करती, वो हमेशा मुझे डैडी से दूर करने की कोशिश करती है। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं उन्हें मार डालूंगा। अनिरुद्ध की ये बात सुनते ही अंबिका ने शॉक्ड होकर कहा, क्या कहा आपने? क्या वो आपको मिस्टर रुद्रांश से दूर करने की कोशिश करती है? इसके जवाब में अनिरुद्ध ने गुस्से के साथ कहा, हाँ, वो हमेशा यही करती हैं। इसलिए वो मुझे पसंद नहीं है और अब मैं उनकी जान लूंगा। ये कहकर अनिरुद्ध सीधे शनाया के पीछे दौड़ कर जाने लगा तो अंबिका उसके पीछे आते हुए बोली, नहीं बेटा, रुक जाओ, ऐसा मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे डैडी तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे और फिर शायद वो तुम पर गुस्सा भी करें और तुमसे कभी बात भी ना करें। अनिरुद्ध ने जैसे ही ये सुना अचानक से उसके चलते कदम रुक गए और वो दूसरे ही पल गुस्से के साथ बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई आपको परेशान करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। खुद के लिए उसे ऐसे स्टैंड लेते देख अंबिका को दिल ही दिल में बहुत सुकून मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तो उसका ऐसा है जो उसके लिए स्टैंड ले सकता था। वो भी इस तरह से किसी की जान लेना, ये भी उसके लिए बहुत शौकंग था। लेकिन उसके चेहरे पर स्माइल थी और वो दूसरे ही पल उसके पास गई और उसे कसकर अपने सीने से लगा ली। अनिरुद्ध गुस्से से कुछ देर तक स्ट्रगल करता रहा लेकिन उसके स्ट्रगल करने का कोई फायदा नहीं था। अंबिका ने उसे नहीं छोड़ा और उसे वो तब तक पकड़े रही जब तक वो पूरी तरह शांत नहीं हो गया। इधर दूसरी तरफ शनाया रोते हुए हाल में आई और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, मॉम 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 कहाँ है? आइए देखिए और बताएं अब मैं क्या करूं, क्योंकि इस वक्त मेरा दिमाग खराब हो चुका है। मेरे सर से खून निकल रहा है और इन सब की वजह वो आपका दुलारा पर पोता अनिरुद्ध है, जिसे आप इतना ज्यादा मानती हैं। शनाया के चिल्लाने से शालिनी जी और रमा सभी नौकर नौकरानी भी तुरंत हाल में पहुंच गए और जैसे ही शालिनी ने शनाया के सर से खून निकलते देखा वो शॉक हो गई और रमा भी तुरंत घबरा कर बोली, मैडम, आपके सर से तो खून निकल रहा है। इसके जवाब में शनाया ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, और ये खून निकालने वाला वो लड़का है। देख लिया ना आपने, मैंने तो पहले कहा था कि वो पागल है, वो सनकी है, वो किसी की जान ले लेगा और आज उसने मुझे पत्थर से मारा। मॉम, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है। ये कहते हुए शनाया शालिनी के सीने से लग गई और जोर जोर से रोने लगी। वही शालिनी को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि वो ये सब सुनकर अब क्या जवाब दे। लेकिन तभी वहां पर अंबिका अनिरुद्ध के हाथ को पकड़ कर लेकर आई और सभी के तरफ देखकर बोली, मुझे पता है कि अनिरुद्ध ने गलती की है लेकिन इसमें सारी गलती उसकी नहीं है, शनाया जी की भी इसमें गलती है। अंबिका की आवाज जैसे ही सबने सुनी सब तुरंत अंबिका और अनिरुद्ध को देखने लगे। और वही शनाया ने जब अपनी गलती के बारे में सुना तो उसके भाव बदल गए, वो तुरंत गुस्से से अंबिका की तरफ मुड़ी और अनिरुद्ध को नफरत भरी नजरों से देखकर बोली, तो तुम यहाँ पर मुझे मेरी गलती बताने आई हो? इसके जवाब में अंबिका ने बिना किसी भाव के साथ कहा, जी बिल्कुल, इसमें आपकी गलती है और आप इसके लिए मना नहीं कर सकती, क्योंकि वो आप ही थी जो मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही थी और मुझे मारने की धमकी दे रही थी। इसीलिए अनिरुद्ध गुस्से से पागल हो गया और उसने आपके ऊपर अटैक किया। अगर आप मेरे साथ ऐसा कुछ भी ना करती तो वो आप पर कभी हमला ना करता।
जैसे ही सब ने ये सुना सब हैरान हो गए। शालिनी ने भी हैरानी के साथ कहा, शनाया ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या तुमने ऐसा किया? शनाया ने जब देखा कि उसकी गलती निकल रही है तो वो तुरंत गुस्से के साथ अंबिका से बोली, ऐसा क्या रिश्ता है तुम दोनों के बीच कि ये तुम्हारी मौत से इतना ज्यादा बेकाबू और पागल बन गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम ही इसकी असली माँ हो? जैसे ही शनाया ने ये शब्द बोला अचानक से अंबिका को अंदर से धक्का लगा और वो बस शॉक्ड होकर अनिरुद्ध को देखने लगी। और वही अनिरुद्ध भी एक पल के लिए अंबिका को देखने लगा। एपिसोड 53। आपने जबरदस्ती की थी मेरे साथ। अब आगे। ये कहते हुए शनाया शालिनी के सीने से लग गई और जोर जोर से रोने लगी। वही शालिनी को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि वो ये सब सुनकर अब क्या जवाब दे। लेकिन तभी वहां पर अंबिका अनिरुद्ध के हाथ को पकड़ कर लेकर आई और सभी के तरफ देखकर बोली, मुझे पता है कि अनिरुद्ध ने गलती की है लेकिन इसमें सारी गलती उसकी नहीं है। शनाया जी की भी इसमें गलती है। अंबिका की आवाज जैसे ही सबने सुनी सब तुरंत अंबिका और अनिरुद्ध को देखने लगे। और वही शनाया ने जब अपनी गलती के बारे में सुना तो उसके भाव बदल गए। वो तुरंत गुस्से से अंबिका की तरफ मुड़ी और अनिरुद्ध को नफरत भरी नजरों से देखकर बोली, तो तुम यहाँ पर मुझे मेरी गलती बताने आई हो? इसके जवाब में अंबिका ने बिना किसी भाव के साथ कहा, जी बिल्कुल। इसमें आपकी गलती है और आप इसके लिए मना नहीं कर सकती। क्योंकि वो आप ही थी जो मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही थी और मुझे मारने की धमकी दे रही थी। इसीलिए अनिरुद्ध गुस्से से पागल हो गया और उसने आपके ऊपर अटैक किया। अगर आप मेरे साथ ऐसा कुछ भी ना करती तो वो आप पर कभी हमला ना करता। जैसे ही सब ने ये सुना सब हैरान हो गए। शालिनी ने भी हैरानी के साथ कहा, शनाया ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या तुमने ऐसा किया? शनाया ने जब देखा कि उसकी गलती निकल रही है तो वो तुरंत गुस्से के साथ अंबिका से बोली, ऐसा क्या रिश्ता है तुम दोनों के बीच कि ये तुम्हारी मौत से इतना ज्यादा बेकाबू और पागल बन गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम ही इसकी असली माँ हो? जैसे ही शनाया ने ये शब्द बोला अचानक से अंबिका को अंदर से धक्का लगा और वो बस शॉक्ड होकर अनिरुद्ध को देखने लगी। और वही अनिरुद्ध भी एक पल के लिए अंबिका को देखने लगा। अंबिका खामोशी के साथ लगभग कुछ देर तक यूं ही खड़ी रही और फिर तभी शालिनी ने गुस्से के साथ कहा, बस बहुत हो गया। शनाया क्या तुम पागल हो गई हो? ये कैसी अजीबोगरीब बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे सर से खून निकल रहा है लेकिन फिर भी तुम शांत होने का नाम नहीं ले रही हो। अभी के अभी हॉस्पिटल चलो, तुम्हें मेडिकल की सख्त जरूरत है। ये सुनकर गुस्से के साथ शनाया ने कहा, मुझे मेडिकल की तो जरूरत है लेकिन इस लड़की को पागल खाने की जरूरत है और इस लड़की को यहाँ से बाहर जाने की जरूरत है। मैं इन दोनों को अब यहाँ एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने अभी कहा ही था कि तभी गेट से एक बेहद गुस्से भरी आवाज आई, अगर आप इन दोनों को यहाँ नहीं देख सकती तो आप यहाँ खुद क्या कर रही हैं? आपको भी यहाँ से जल्द बाहर चले जाना चाहिए। और दोबारा कभी मुड़कर भी मेरे घर पर अपनी गंदी नजर भी मत डालिएगा। उस आवाज को सुनते ही शनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो शौक होकर तुरंत पीछे की तरफ देखने लगी जहां इस वक्त रुद्रांश बेहद सख्त एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। रुद्रांश को देखते ही शनाया की आंखों में आंसू आ गए और वो तुरंत अपने सर से बह रहे खून को दिखाते हुए बोली, रुद्रांश बेटा क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? इस वक्त मेरे सर से खून बह रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से। और तुम उल्टा मुझे कह रहे हो? आखिर तुम एक बेटे होकर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इसके जवाब में रुद्रांश भी गुस्से के साथ बोला, जैसे आप मेरे बेटे के साथ ऐसा कर सकती हैं बिल्कुल उसी तरह मैं भी आपके साथ ऐसा कर सकता हूँ। और अब आप यहाँ से जा सकती हैं। मैंने आपको यहाँ आने के लिए इनवाइट नहीं किया था। ये सब सुनकर तो अब शनाया जैसे हताश हो गई थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस तरह से रुद्रांश को अपने कंट्रोल में करे, क्योंकि रुद्रांश उसकी बात सुनना तो दूर समझना भी नहीं चाहता था। पर तभी वहां पर शालिनी आई और सबको समझाते हुए बोली, फिलहाल के लिए अभी सब शांत हो जाओ, हम सब कुछ मिल बैठकर सुलझा लेंगे। अभी के लिए शनाया बेटा तुम मेरे साथ कमरे में चलो, मैं वहां पर तुम्हारा बैंडेजिंग कर देती हूँ।
ये कहकर वो उसे लेकर वहां से सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गई और वही बाकी सब नौकर भी अपने अपने काम में लग गए। लेकिन इधर अनिरुद्ध और अंबिका दोनों ही अभी भी अपने जगह खड़े थे। अंबिका का दिल बेचैन हो रहा था क्योंकि जब से शनाया ने वो शब्द बोला था तब से वो ना चाहते हुए भी सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध को ही देखे जा रही थी। लेकिन तभी अनिरुद्ध वहां से गुस्से के साथ सीधे दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। उसे ऐसे जाते देख अंबिका भी उसके पीछे जाते हुए बोली, अनिरुद्ध बेटा, रुको, मेरी बात सुनो, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी, आप गलत सोच रहे हो। लेकिन अनिरुद्ध ने अंबिका के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर अंबिका उसी जगह बिल्कुल खड़ी रह गई, लेकिन इधर रुद्रांश अंबिका के पास आया और उसके हाथ को पकड़कर बोला, चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर अंबिका ने गुस्से के साथ कहा, मिस्टर रुद्रांश, अभी मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। लेकिन रुद्रांश ने भी उसी लहजे के साथ कहा, पर तुम्हें बात करना पड़ेगा। इसके जवाब में अंबिका की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, आपकी मॉम को लगता है कि मैं यहाँ किसी मकसद से आई हूँ, तो इससे अच्छा आप मुझसे दूर रहिए। जितना आप मुझसे दूर रहेंगे उतना आपकी मॉम को गलतफहमी नहीं होगी, वरना वो सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी में ही जीऊंगी। उसकी बात सुनकर गुस्से के साथ रुद्रांश ने कहा, मुझे उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता, अगर मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ तुमसे पड़ता है। और तुम्हें भी सिर्फ मेरी बातों से फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, ना कि वो। ये सुनकर अंबिका ने सार्कास्टिक होकर कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपकी माँ मुझ पर झूठा इल्जाम लगाती हैं? ऐसा झूठा इल्जाम जिसे सुनने में ही मुझे तकलीफ होती है। मिस्टर रुद्रांश, मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ, मैं यहाँ किसी मकसद से नहीं आई थी। आपको भी अच्छे से पता है कि आपने 365 दिन का कॉन्ट्रैक्ट किया था मेरे साथ, तभी मैं यहाँ पर आई थी, वरना मैं यहाँ कभी आती ही नहीं। ये कहकर वो गुस्से से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और वही रुद्रांश उसकी बातें सुनकर अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर लिया। इधर अंबिका गुस्से के साथ कमरे में आई और दांत पीसकर बोली, जितना मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर रहकर सब चीज अपने कंट्रोल में कर लूँ, लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है जिससे मैं खुद ही खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। यहाँ कोई ना कोई ऐसा जरूर आ जाता है जो मुझे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ पहुँचाता है। इस वक्त मुझे तकलीफ हो रही है, मेरा दिल ऐसा कर रहा है कि मैं अभी के अभी यहाँ से सब कुछ छोड़कर चली जाऊं। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल आए क्योंकि शनाया ने आज उस पर जितने भी इल्जाम लगाए थे उन सब को सुनकर उसे तकलीफ हो रही थी। वो यहाँ कभी किसी मकसद से नहीं आई थी, बल्कि वो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध के लिए आई थी और जबरदस्ती लाई गई थी। वो बेड पर बैठ गई और खुद से बोली, अगर अनिरुद्ध की बात ना होती तो मैं कब का इस घर को और यहाँ के लोगों को छोड़कर चली जाती, लेकिन अब मुझे अनिरुद्ध पर ज्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि जितनी जल्दी मैं उसे ठीक करूंगी उतनी जल्दी मैं यहाँ से जाऊंगी। ये कहते हुए वो अपनी आंखें बंद करके बेड पर ही लेट गई। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने आंखें बंद किए ही फोन को कान से लगाया और धीरे से बोली, हेलो, कौन बोल रहा है? तभी उधर से साक्षी के रोने की आवाज आई। साक्षी के रोने की आवाज को सुनते ही अंबिका एक पल के लिए कुछ समझ नहीं पाए और तुरंत ना समझी में बोली, साक्षी, व्हाट हैपेंड? तुम रो क्यों रही हो? सब कुछ ठीक है ना? तभी उधर से साक्षी ने कहा, तुम जल्द से जल्द अस्पताल आ जाओ। ये सुनते ही अब नासमझी में अंबिका ने कहा, लेकिन हुआ क्या है? तुम मुझे पहले साफ साफ बताओ, मुझे डर लग रहा है। इसके जवाब में साक्षी ने कहा, तुम बस हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। इसी के साथ कॉल कट हो गया और वही अंबिका बस हड़बड़ी के साथ तुरंत अपनी जगह से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। वो जब हड़बड़ी के साथ नीचे आई तो रास्ते में रमा ने उसे रोकते हुए कहा, अंबिका, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? इसके जवाब में अंबिका ने कहा, अभी के लिए मैं कोई बात नहीं कर सकती क्योंकि अभी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। जाने की बात सुनकर रमा थोड़ा घबरा गई और बोली, आखिर हुआ क्या है? मुझे साफ साफ बताओ, तुम इस तरह से कहाँ जा रही हो?
कहीं आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम घर छोड़कर तो नहीं जा रही हो? देखो, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, ये सब कुछ चलता रहता है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध सर को ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा तुम्हें किसी भी चीज पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बात समझ गई होगी। ये सब सुनकर अंबिका ने गुस्से के साथ कहा, बेशक से मैं यहाँ पर अनिरुद्ध के लिए हूँ, लेकिन मैं ऐसी बदतमीजी भी नहीं झेल सकती। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल दुखता है। लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आती? ये सुनकर अपना सिर हिलाते हुए रमा ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ लोगों को ये बात समझनी चाहिए, लेकिन लोग ये बात नहीं समझते। पर तुम प्लीज बेटा इस तरह से घर छोड़कर मत जाओ। उनकी बात सुनकर अंबिका ने कहा, मैं घर छोड़कर नहीं जा रही हूँ। फिलहाल के लिए मेरी दोस्त ने मुझे बुलाया है, मैं वहां पर जा रही हूँ, एक अर्जेंट काम है। अगर यहाँ पर अनिरुद्ध मेरे बारे में पूछता है तो आप उससे कह देना कि मैं रात तक वापस आ जाऊंगी। वो डिनर करके अच्छे से सो जाए, उसकी दवा मैंने आपको पहले ही बता दी है। आप उसे दवा भी खिला दीजिएगा। ये सुनकर अपना सिर हिलाते हुए फिर रमा ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आना। ये सुनकर अपना सिर हिलाते हुए अंबिका वहां से निकल गई और इधर रमा उसे जाते हुए देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही देर में अंबिका ने अपनी टैक्सी सिटी हॉस्पिटल के बाहर रुकवाए और खुद जल्दी से टैक्सी से बाहर निकली। वो लगभग दौड़ते हुए अंदर गई। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी, क्योंकि जिस तरह साक्षी रोकर उसे वहां बुला रही थी, ये सब कुछ सोचकर उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, जिस वजह से वो जैसे ही वहां पर पहुंची, सामने ही उसे वार्ड के पास साक्षी रोते हुए दिखाई दी। साक्षी को रोते हुए देखकर अंबिका का दिल बैठ गया और वो तुरंत दौड़ते हुए उसके पास आई और बोली, साक्षी क्या हुआ? खुशी ठीक तो है ना? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तभी साक्षी ने तुरंत अंबिका को कसकर गले से लगा लिया और रोने लगी। अंबिका का दिल और भी ज्यादा बैठ गया। उसने एक नजर वार्ड की तरफ देखा, लेकिन वहां खुशी नहीं थी। ये देखकर अंबिका अब घबरा कर बोली, खुशी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? प्लीज मुझे डराओ मत और साफ साफ बताओ। इसके जवाब में साक्षी ने रोते हुए कहा, खुशी को होश आ गया है और मैं बता नहीं सकती इस वक्त मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। मेरे तो आंसू ही कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और इस वक्त उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर कुछ दूसरी चेकअप उसके साथ कर रहे हैं। जैसे ही साक्षी ने ये कहा कि खुशी को होश आ गया और वो अब ठीक हो गई है, ये सब सुनकर तो अंबिका को जैसे जान में जान आई और वो दूसरे पल गुस्से के साथ साक्षी को खुद से दूर करते हुए बोली, बेवकूफ लड़की, तुमने तो मुझे एक पल के लिए डरा ही दिया था। ये कहते हुए वो अब आसपास देखकर बोली, खुशी को किस दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया? मुझे बताओ, मैं अभी के अभी उससे मिलना चाहती हूँ। तभी साक्षी ने अपने आंसू को साफ करते हुए कहा, मैं क्या करूं? उसे इतने वक्त से होश नहीं आ रहा था, वो कोमा में चली गई थी, इसलिए जब उसे होश आया तो मैं खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाए और मैं रोने ही लगी। लेकिन अब जब वो ठीक है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और चलो मैं तुम्हें वहां पर लेकर चलती हूँ। ये कहकर वो अंबिका को लेकर सीधे दूसरे वार्ड की तरफ बढ़ गई। जब अंबिका दूसरे वार्ड में पहुंची तो उसने देखा कि इस वक्त खुशी रवि को देख रही थी और रवि उसे प्यार से देखते हुए कुछ बातें कर रहा था। खुशी की आंखें खुली देखकर अंबिका को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वो तो जैसे तरस गई थी कि वो खुशी को खुली आंखों से देख पाए। वो मुस्कुराए और धीरे से बोली, खुशी तो फाइनली तुम्हें होश आ ही गया। उसे आवाज को सुनते ही रवि के साथ खुशी भी तुरंत वार्ड के बाहर देखने लगी, जहां पर अंबिका और साक्षी दोनों खड़े थे। खुशी उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन रवि ने जैसे ही साक्षी को वहां पर देखा उसके एक्सप्रेशंस पूरी तरह बदल गए और वो गुस्से के साथ बोला, अभी के अभी यहाँ से तुम चली जाओ। साक्षी जो मुस्कुराते हुए खुशी को ही देख रही थी, जैसे ही उसने रवि की ये बात सुनी वो एकदम से डर गई और तुरंत अंबिका के हाथ को पकड़ ली। और वही अंबिका ने जैसे ही रवि के ऐसे बिहेवियर को देखा, वो भी एक पल के लिए हैरान होकर ना समझी में साक्षी को देखने लगी। क्या होगा अब आगे? क्या रुद्रांश जान पाएगा पूरा सच? एपिसोड 54, रुद्रांश की बेशर्मी।
अब आगे। उस आवाज को सुनते ही रवि के साथ खुशी भी तुरंत वार्ड के बाहर देखने लगी, जहां पर अंबिका और साक्षी दोनों खड़े थे। खुशी उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन रवि ने जैसे ही साक्षी को वहां पर देखा, उसके एक्सप्रेशंस पूरी तरह बदल गए और वो गुस्से के साथ बोला, अभी के अभी यहाँ से तुम चली जाओ। साक्षी जो मुस्कुराते हुए खुशी को ही देख रही थी, जैसे ही उसने रवि की ये बात सुनी वो एकदम से डर गई और तुरंत अंबिका के हाथ को पकड़ ली। और वही अंबिका ने जैसे ही रवि के ऐसे बिहेवियर को देखा, वो भी एक पल के लिए हैरान होकर नासमझी में साक्षी को देखने लगी। वो नासमझी में बोली, व्हाट हैपन, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तभी साक्षी ने डरते हुए कहा, रवि सर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो हमेशा मुझे खुशी से दूर करते रहते हैं। ये सुनकर अंबिका हैरानी के साथ रवि को देखकर बोली, मिस्टर रवि व्हाट हैपेंड, आप साक्षी के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? आई नो आपकी असिस्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप उसके साथ ऐसा रूड बिहेव करेंगे। ये सुनकर रवि ने गुस्से के साथ कहा, ये लड़की मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे हर बार इरिटेट करती रहती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये मेरे आसपास भी रहे। लेकिन इसके जवाब में अंबिका कुछ कहती उससे पहले ही खुशी ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन मेरी दोस्त यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। खुशी की ये बात सुनते ही रवि के भाव बदल गए। वो तुरंत गुस्से के साथ खुशी को देखने लगा। खुशी की एक्सप्रेशंस अभी भी वैसे ही थे। तभी उसने साक्षी की तरफ देखकर कहा, साक्षी मेरे पास आओ, तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारा हक बनता है मेरे साथ रहने का, और अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो वहां से जा सकते हैं। तभी रवि ने गुस्से के साथ कहा, तुम मुझे कह रही हो कि यहाँ से जाने के लिए? तुम्हें पता भी है जब तुम कोमा में थी तो मैं कितना ज्यादा परेशान था तुम्हारे लिए। एक भी दिन मैं घर वापस नहीं गया, नहीं मैं ऑफिस गया। इनफैक्ट रुद्रांश सर मुझसे नाराज भी है, लेकिन फिर भी मैं सारा दिन सारी रात तुम्हारे साथ रहा, और अब होश में आने के बाद तुम अपनी इस दोस्त के लिए मुझे दूर कर रही हो। ये सुनकर खुशी ने भी गुस्से के साथ कहा, क्योंकि मैं देख रही हूँ तुम उसके साथ बहुत गलत बिहेव कर रहे हो। जब मुझे होश आया था तब वो मेरे साथ थी, लेकिन फिर भी तुमने उसे गुस्से के साथ दूर झटक दिया था, और ये सब कुछ मैं अपनी दोस्त के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज तुम्हें अगर प्रॉब्लम है तो तुम चले जाओ, लेकिन मेरी दोस्त यहीं पर रहेगी। उसकी ये बात सुनते ही अब रवि ने गुस्से के साथ अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली और वही साक्षी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि खुशी उसके लिए स्टाइल ले रही थी। वो तुरंत अंदर आई और खुशी के हाथ को पकड़कर बोली, थैंक यू सो मच खुशी, मैं बता नहीं सकती कि मैं इसका कितने ज्यादा खुश हूँ। ये सुनकर खुशी भी मुस्कुराते हुए बोली, मेरे लिए तुम बहुत मायने रखती हो। ये कहते हुए उसने अंबिका को देखा तो अंबिका भी उसके पास आई और मुस्कुरा कर बोली, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो गई, मैं भगवान से हर रोज तुम्हारे लिए प्रे करती थी और अब देखो तुम फाइनली होश में आ गई। सी ये सुनकर खुशी ने कहा, शायद तुम सब की वजह से ही मुझे होश आया है। ये कहकर उसने एक नजर रवि को देखा, जो अभी भी उसे गुस्से के साथ ही घूर रहा था। खुशी ने रवि को इग्नोर कर दिया और फिर अंबिका और साक्षी से बोली, मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल से बाहर जाना है, उसके बाद हम सब मिलकर फिर से पार्टी करेंगे। उसकी ही बात सुनकर अंबिका ने कहा, अभी तुम कोई पार्टी नहीं कर सकती, अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बेड रेस्ट करना है। पहले ही तुमने पार्टी करके अपना ये हाल कर लिया है, और अब जब तक तुम एक महीने पूरा अच्छे से बेड रेस्ट नहीं करोगी तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने दिया जाएगा। ये सुनकर खुशी का मुंह बन गया। उसने कहा, अंबिका तुम बहुत ज्यादा खड़ूस हो गई हो, कहीं मिस्टर रुद्रांश के साथ रहने की वजह से तो नहीं है? ये सुनते ही अंबिका के दिमाग में रुद्रांश का ख्याल आया, उसे बहुत कुछ पूछना और जानना भी था, जिस वजह से उसने फिर खुशी से कहा, खुशी अब तुम ठीक हो तो फिर मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन मैं तुमसे कल जरूर मिलने आऊंगी, और जब तुम्हारा डिस्चार्ज हो जाएगा तो हम अपार्टमेंट में मिलेंगे, ओके? ये सुनकर फिर खुशी ने भी स्माइल के साथ अपना सर हिला दिया, जिसके बाद अंबिका वहां से निकल गई। इधर साक्षी ने खुशी से कहा, खुशी मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर से बात करके आती हूँ।
मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि मैं तुम्हें क्या क्या खाने को दे सकती हूँ, उसके बाद जब तुम हमारे साथ अपार्टमेंट चलोगी तो मैं वहाँ तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाऊंगी। ये सुनकर खुशी मुस्कुराई। लेकिन तभी रवि ने गुस्से के साथ कहा, ये तुम्हारे साथ उस छोटे से अपार्टमेंट में नहीं जाएगी, बल्कि ये मेरे साथ मेरे विला में जाएगी, जहाँ पर मैं इसके लिए पर्सनल नर्स हायर करूंगा और उसके अच्छे से केयर होगी। जैसे ही रवि ने ये कहा, अचानक से खुशी और साक्षी के एक्सप्रेशन बदल गए और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इधर दूसरी तरफ अग्निवंशी इंडस्ट्रीज में उस इंडस्ट्री की बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर कार आकर रुकी। उस कार से अंबिका बाहर निकली और उसकी खुद से कहा, जैसा कि मिस्टर रवि ने बताया था कि मुझे इस वक्त मिस्टर रुद्रांश ऑफिस में मिलेंगे और ये बात मेरी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मुझे इनके ऑफिस जाना पड़ेगा। ये सब कहते हुए वो सीधे अंदर की तरफ बढ़ गई। वो जब अंदर पहुंची तो रिसेप्शन ने उसे नहीं रोका, क्योंकि इससे पहले भी वो यहाँ पर आ चुकी थी और यहीं से ही वो अनिरुद्ध के लिए डॉक्टर के तौर पर हायर हुई थी, इसलिए किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सब जानते थे कि वो अनिरुद्ध की डॉक्टर है। बल्कि एक पीयू जाकर उसके पास बोला, मैडम आपको कुछ चाहिए? आपको किसी से मिलना है? इसके जवाब में अंबिका ने मुस्कुराकर कहा, नो थैंक यू, मैं यहाँ पर मिस्टर रुद्रांश से मिलने आई हूँ। वो मुझे कहाँ मिलेंगे, बस इतना बता दीजिए। इसके जवाब में पियून ने कहा, वो तो इस वक्त अपने केबिन में है, पर उनकी एक मीटिंग चल रही है, आप बाहर इंतजार कर सकती है। ये सुनकर अंबिका ने अपना सर हिला दिया और वो टॉप फ्लोर पर चली गई। वो केबिन के बाहर आकर खड़ी हो गई और उसने खुद से कहा, शायद मुझे थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। ये कहते हुए और इंतजार करने लगे। उसे लगा कि अभी शायद 15 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन उसे इंतजार करते करते आधे घंटे बीत गए, पर मीटिंग का ना तो मीटिंग खत्म हुई ना तो नहीं दरवाजा खुला। जिस वजह से अंबिका ने थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, मुझे जल्द से जल्द घर भी पहुंचना है, अनिरुद्ध को भी संभालना है और यहाँ मिस्टर रुद्रांश पता नहीं कौन सी मीटिंग कर रहे हैं। शायद मुझे खुद ही जाकर देखना पड़ेगा। ये कहते हुए वो चिढ़ते हुए सीधे अब बिना नॉक किए ही दरवाजा खोली और अंदर गई। लेकिन जैसे उसने अंदर का नजारा देखा, एक पल के लिए वो अपनी जगह रुक गई और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, आई एम सॉरी, मुझे लगा कि हाँ मीटिंग चल रही है इसलिए मैं आ गई, मुझे नहीं पता था कि यहाँ ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद सुनते ही अंदर सोफे पर रुद्रांश जो बैठा हुआ था और इस वक्त एक लड़की रुद्रांश के शर्ट से कुछ कुछ साफ कर रही थी, और जैसे ही अंबिका ने ये सारा नजारा देखा तो बिल्कुल अपनी जगह रुक गई थी। लेकिन उधर रुद्रांश ने जैसे ही वो अंबिका की आवाज सुनी, उसके एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने उस लड़की को खुद से दूर धक्का दिया और गुस्से के साथ बोला, मैंने कहा था ना रुक जाओ, क्या तुम्हें समझ नहीं आता, अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। ये सुनते ही वो लड़की एकदम से चौंक गई और वो तुरंत गुस्से से अंबिका को देखकर बोली, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, यहाँ पर मीटिंग चल रही है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? ये सुनकर अंबिका को कुछ सही नहीं लगा, लेकिन पता नहीं क्यों उसे रुद्रांश को किसी लड़की के इतने करीब देखकर एक अजीब सी बेचैनी हुई। उस बेचैनी को वो समझ नहीं पाए और अपना सर हिलाते हुए सीधे बाहर की तरफ जाने लगी। लेकिन अभी वो बाहर जा ही रही थी कि तभी वो आगे बढ़ा और उसने अंबिका के हाथ को पकड़कर कहा, तुम कहाँ जा रही हो? इसके जवाब में गुस्से के साथ अंबिका ने कहा, शायद मैंने आप सबको डिस्टर्ब कर दिया, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन तभी रुद्रांश ने दांत पीसते हुए इस लड़की को देखकर कहा, तुम यहाँ से दफा होगी या मैं अपने गार्ड को बुलाऊं? उस लड़की ने जैसे ही ये सुना वो शॉक हो गई और अपनी जगह से उठकर बोली, रुद्रांश तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता ना कि मैं तुम्हारी कितने लंबे समय तक बिजनेस पार्टनर थी, और मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। रुद्रांश ने सर्द आवाज में कहा, मैंने तुम्हें कभी अपनी दोस्त नहीं माना था। अगर मुझे तुमसे फायदा ना होता तो मैं कभी तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर भी ना बनाता, और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। उस लड़की ने ये सारी बातें सुनी तो उसकी आंखों में गुस्से से आंसू आ गया। वो अंबिका को देखकर वहां से जाते हुए बोली, तो तुम इस लड़की की वजह से मेरे साथ ऐसा कर रहे हो ना? आई प्रॉमिस मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
अंबिका ने जैसे ही ये बात सुनी वो शॉक हो गई और वो जैसे ही उस लड़की को कुछ कहने को हुई वैसे ही वो लड़की वहां से निकल गई। इधर उसके जाते ही अंबिका ने गुस्से के साथ रुद्रांश से कहा, मिस्टर रुद्रांश आप ये क्या कर रहे हैं? आपने अपने बिजनेस पार्टनर को यहाँ से ऐसे क्यों भेज दिया? अगर किसी को जाना चाहिए तो वो मैं हूँ, मुझे ही जाना चाहिए। मैं अभी के अभी यहाँ से जाती हूँ, आप उन्हें वापस से बुला लीजिए। ये कहकर वो वहां से बाहर जाने लगी, लेकिन वो बाहर जा पाती उससे पहले ही रुद्रांश ने उसे गुस्से से पकड़कर सीधे अपने करीब खींच लिया। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने कहा ना तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को जाना होगा तो वो लड़की जाएगी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अंबिका ने गुस्से के साथ कहा, लेकिन क्यों मिस्टर रुद्रांश, आखिर में क्यों ना जाऊं यहाँ से? मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, आप उस वक्त उस लड़की के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। ये सुनकर अंबिका ने गुस्से के साथ कहा, लेकिन क्यों मिस्टर रुद्रांश, आखिर में क्यों ना जाऊं यहाँ से? मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, आप उस वक्त उस लड़की के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। उसकी ये बात सुनकर रुद्रांश उसे ध्यान से देखते हुए बोला, तुम्हारी आंखों में मुझे कुछ अलग ही एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा मुझे उस लड़की के साथ देखकर? रुद्रांश की ये कहते ही अंबिका के भाव बदल गए। वो दूसरे ही पल रुद्रांश को घूरते हुए बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे आपको उस लड़की के साथ देखकर अच्छा नहीं लगा? इसके जवाब में तिरछी स्माइल के साथ रुद्रांश ने कहा, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर मुझे गुस्सा दिखाई दे रहा है। ये गुस्सा उस लड़की की वजह से नहीं है, बल्कि इस वजह से है क्योंकि मैं उस लड़की के साथ तुम्हारी नजरों के सामने था। ये सब सुनकर तो अब अंबिका का दिमाग खराब हो गया। उसने तुरंत गुस्से के साथ कहा, मिस्टर रुद्रांश आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपसे कुछ बात करने आई थी और मुझे लग रहा था कि शायद आप अंदर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप कुछ अलग ही मीटिंग कर रहे हैं। इसके जवाब में रुद्रांश अपने हाथों को फोल्ड करके बोला, तो क्या तुम जानना चाहती हो कि आखिर मैं उसके साथ क्या कर रहा था इतनी देर से? ये सुनते ही अंबिका के थोड़े से हाथ पैर कांपने लगे, पता नहीं क्यों उसे रुद्रांश को उस लड़की के साथ करीब देखकर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने गहरी सांस लेकर कहा, मिस्टर रुद्रांश मुझे कुछ भी नहीं जानना। मैं यहाँ पर आपसे कुछ बात करने के लिए आई थी और शायद लगता है कि अभी के लिए मैं आपसे वो बात भी नहीं कर सकती। ये कहकर वो वहां से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी रुद्रांश ने गहरी स्माइल के साथ उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए बोला, तुम्हें पता है जब से मुझे ये बात पता चली है कि तुम मेरी बीवी बनने वाली थी, तब से मेरे दिल में एक अलग इमोशंस जाग चुके हैं और मैं अब तुम्हें अपने करीब करना चाहता हूँ। अंबिका ने जैसे ही ये सुनो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे महसूस हुआ कि रुद्रांश इस वक्त उसके गर्दन पर किस कर रहा था। उस किस के टच को महसूस करके उसके हाथ पैर पूरे कांपने लगे और वो तुरंत हड़बड़ी के साथ बोली, मिस्टर रुद्रांश ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आप प्लीज रुक जाए, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इसके जवाब में मुस्कुराते हुए रुद्रांश ने कहा, तुम मुझसे डर रही हो या फिर मुझे फील कर रही हो? वैसे तुम्हें मुझे फील करना चाहिए क्योंकि मैं इस वक्त तुम्हारा बहुत ज्यादा नजदीक हूँ और मैं तुम्हारे साथ। ये कहते कहते वो गहरी स्माइल के साथ उसके कान पर बाइट कर लिया। तो अंबिका सिस गई और तुरंत पीछे मुड़ी और रुद्रांश की आंखों में देखकर बोली, मिस्टर रुद्रांश ये ठीक नहीं है, आप सही नहीं कर रहे हैं। इसके जवाब में गहरी मुस्कुराहट के साथ रुद्रांश ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। इनफैक्ट अभी तो मैंने शुरुआत की है और मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे लिए सबके साथ बदला लूंगा और उस बदले के लिए तुम्हें मुझे भी कुछ देना पड़ेगा। रुद्रांश के ये कहते ही अंबिका की आंखें बड़ी हो गई और वो शौक होकर रुद्रांश को एक पल के लिए बस देखती रह गई। एपिसोड 55, अनिरुद्ध मेरा खून है। अब आगे। ये सुनते ही अंबिका के थोड़े से हाथ पैर कांपने लगे, पता नहीं क्यों उसे रुद्रांश को उस लड़की के साथ करीब देखकर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने गहरी सांस लेकर कहा, मिस्टर रुद्रांश मुझे कुछ भी नहीं जानना। मैं यहाँ पर आपसे कुछ बात करने के लिए आई थी और शायद लगता है कि अभी के लिए मैं आपसे वो बात भी नहीं कर सकती। ये कहकर वो वहां से जाने के लिए मुड़ी,
लेकिन तभी रुद्रांश ने गहरी स्माइल के साथ उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए बोला, तुम्हें पता है, जब से मुझे ये बात पता चली है कि तुम मेरी बीवी बनने वाली थी, तब से मेरे दिल में एक अलग इमोशंस जाग चुके हैं और मैं अब तुम्हें अपने करीब करना चाहता हूँ। अंबिका ने जैसे ही ये सुनो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे महसूस हुआ कि रुद्रांश इस वक्त उसके गर्दन पर किस कर रहा था। उस किस के टच को महसूस करके उसके हाथ पैर पूरे कांपने लगे और वो तुरंत हड़बड़ी के साथ बोली, मिस्टर रुद्रांश, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आप प्लीज रुक जाए, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इसके जवाब में मुस्कुराते हुए रुद्रांश ने कहा, तुम मुझसे डर रही हो या फिर मुझे फील कर रही हो? वैसे तुम्हें मुझे फील करना चाहिए क्योंकि मैं इस वक्त तुम्हारा बहुत ज्यादा नजदीक हूँ और मैं तुम्हारे साथ। ये कहते कहते वो गहरी स्माइल के साथ उसके कान पर बाइट कर लिया। तो अंबिका सिस गई और तुरंत पीछे मुड़ी और रुद्रांश की आंखों में देखकर बोली, मिस्टर रुद्रांश, ये ठीक नहीं है, आप सही नहीं कर रहे हैं। इसके जवाब में गहरी मुस्कुराहट के साथ रुद्रांश ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। इनफैक्ट अभी तो मैंने शुरुआत की है और मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे लिए सबके साथ बदला लूंगा और उस बदले के लिए तुम्हें मुझे भी कुछ देना पड़ेगा। रुद्रांश के ये कहते ही अंबिका की आंखें बड़ी हो गई और वो शौक होकर रुद्रांश को एक पल के लिए बस देखती रह गई। इधर दूसरी तरफ पैलेस में इस वक्त शालिनी शनाया को गुस्से से ही देखे जा रही थी। सनाया के सर पर पट्टी बंधी हुई थी और वो चुपचाप लैपटॉप में काम कर रही थी। तभी शालिनी जी आगे आई और वो गुस्से से उसके लैपटॉप को बंद करके बोली, शनाया बस करो, तुमने पहले ही बहुत कुछ कर लिया और अब तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि जब से तुम यहाँ पर आई हो, घर की शांति भंग हो गई है। सनाया ने ये सुना तो वो भी गुस्से से भड़क कर बोली, मॉम, आप मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपको पता भी है मैं इस घर की एक तरह से मालकिन हूँ, रुद्रांश मेरा बेटा है और यहाँ पर रहना मेरा हक बनता है। इसके जवाब में शालिनी जी ने कहा, तुम बेशक से यहाँ पर रह सकती हो लेकिन तुम्हें यहाँ पर रहकर अनिरुद्ध को अपनाना चाहिए। तुम जानती हो ना कि अगर तुम अनिरुद्ध को नहीं अपनाओगी तो इससे रुद्रांश कितना नाराज होगा और फिर तुम्हारी और रुद्रांश के बीच की कंडीशन भी ठीक नहीं हो पाएगी। ये सुनते ही शनाया ने दांत पीसते हुए कहा, तो अब मुझे उस लड़के को अपनाना होगा जबकि मैं उस लड़के को अपनाना नहीं चाहती, आखिर आप क्यों मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती कर रही है? ये सुनकर गुस्से के साथ शालिनी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ बल्कि वो हमारा खून है, इसलिए तुम्हें उसे अपनाना चाहिए। हमारा खून का नाम सुनकर शनाया ने हंसते हुए कहा, क्या मजाक कर रही है आप? वो हमारा खून नहीं है, उसे रुद्रांश कछुए से उठाकर लाया था। शालिनी ने गुस्से के साथ कहा, नहीं, तुम गलत कह रही हो। उसे कचरे से उठाकर नहीं लाया गया था, वो असलियत में रुद्रांश का ही खून है और रुद्रांश ने ही उसे इस दुनिया में लाया था। जैसे ही शनाया ने ये सुना वो एक पल के लिए शॉक हो गई और शॉक होकर शालिनी जी को देखने लगी। वही दूसरी तरफ ऑफिस में अंबिका ने दूसरे ही पल गुस्से के साथ कहा, मिस्टर रुद्रांश, ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप होश में तो हैं? इसके जवाब में रुद्रांश ने उसे अपनी तरफ घुमाकर बोला, तो तुम साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? तुम नहीं चाहती कि मैं किसी के करीब जाऊं? अंबिका को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा कब रिएक्ट किया कि जिससे रुद्रांश को ऐसा लगे। वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई, इसलिए उसने फर्स्ट स्टेट होकर कहा, मिस्टर रुद्रांश, मैं अब आपसे परेशान हो गई हूँ। एक काम कीजिए, आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि आप मुझे जाने नहीं दे रहे हैं और मैं अब आपकी बातें सुन नहीं सकती। तभी फिर रुद्रांश ने आखिर में गहरी सांस लिया और उसे छोड़ते हुए बोला, ओके ऑलराइट, मैं तुम्हें अभी के लिए परेशान करना बंद कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी? अगर तुम्हें कोई काम था तो तुम मुझे कॉल कर लेती, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाता। लेकिन इसके जवाब में अंबिका ने मुंह बनाकर कहा, मिस्टर रुद्रांश, मैंने सोचा था कि मैं आपके पास कॉल करूं लेकिन मिस्टर रवि ने बताया कि आप एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में, इसलिए मैं आपके पास कॉल नहीं कर पाई, डायरेक्ट यहाँ पर चली आई, पर मुझे क्या पता था यहाँ आप बहुत ही अलग मीटिंग कर रहे होंगे।
उसकी ये बात सुनकर रुद्रांश ने उसे घूर कर देखने लगा और आखिर में उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे के पास ले आया। उसे सोफे पर बिठाया और उसे पानी देते हुए बोला, पहले तुम पानी पियो क्योंकि तुम गुस्से में कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गई हो। ये सुनकर अंबिका ने चिढ़कर पानी का ग्लास लिया और एक ही घूंट में सारा पानी पी गई। पानी पीने के बाद उसने आखिर में गिलास को टेबल पर रख दिया और गहरी सांस लेकर बोली, मिस्टर रुद्रांश, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। रुद्रांश ने इसके जवाब में कहा, हाँ बताओ क्या बात करनी है। इसके जवाब में अंबिका ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे आपसे ये जानना था कि आखिर अनिरुद्ध की सच्चाई क्या है। अनिरुद्ध की सच्चाई का जिक्र सुनते ही रुद्रांश की एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, ये तुम क्या कह रही हो। इसके जवाब में अंबिका ने कहा, मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि पहले ही आपने मुझसे बहुत सारी बातें छुपी है, जिस वजह से मैं आज भी अनिरुद्ध का ठीक से इलाज नहीं कर पाई। लेकिन अब अगर आपने मुझसे कुछ छुपाया तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी क्योंकि मैं अपने बारे में आपसे सब कुछ बता दिया तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपने बारे में मुझे सब कुछ बताएं। उसकी बात सुनकर रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, आखिर तुम जानना क्या चाहती हो। ये सुनकर अंबिका ने कहा, अनिरुद्ध की सच्चाई जानना चाहती हूँ, वो भी पूरी की पूरी सच्चाई और उसके साथ में आपकी भी सच्चाई जानना चाहती हूँ। रुद्रांश गुस्से से अपनी जगह से उठकर बोला, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही होगी। ये सुनते ही अंबिका ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है मिस्टर रुद्रांश, बल्कि मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझे सच में जानना है कि आखिर की क्या सच्चाई है क्योंकि जब मेरी आज सनाया आंटी से बहस हो रही थी तो उनसे ही मुझे पता चला है और कुछ ऐसी बातें भी पता चली है जो शायद आपको पता चलेगी तो आप एक शॉक हो जाएंगे। ये सुनते गुस्से के साथ रुद्रांश उसकी तरफ मुड़ा और बोला, तुम किस सच्चाई की बात कर रही हो। आखिर क्या पता चला है तुम्हें। इसके जवाब में गहरी सांस लेकर अंबिका ने कहा, मुझे सनाया आंटी की बातों में पता चला कि अनिरुद्ध को आप किसी कचरे से उठाकर लेकर आए थे। वो आपका बेटा नहीं है। अब आप मुझे असलियत बताइए कि अनिरुद्ध की आखिर असलियत क्या है। ये सुनकर रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जब मैं कह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है तो तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो। अंबिका अपनी जगह से उठी और रुद्रांश की आंखों में झांकते हुए बोली, अगर ऐसी बात है तो यही बात आप मेरी आंखों में देखकर कहिए कि मैं जो कह रही हूँ वो झूठ है। सच सच बताएं, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या सच्चाई है अनिरुद्ध की। कहीं शनाया आंटी ने जो कहा वो सच तो नहीं है। कहीं सच में आप अनिरुद्ध को कचरे से उठाकर तो नहीं लेकर आए थे। उसकी ये बात सुनते ही रुद्रांश गुस्से के साथ चिल्लाया, नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। अंबिका ने भी गुस्से के साथ कहा, तो फिर शनाया आंटी ने ऐसी बात क्यों बोली। क्यों उन्होंने कहा कि अनिरुद्ध को कचरे के ढेर से उठाया गया है। आप क्यों मुझे सच नहीं बता रहे हैं। तभी रुद्रांश आगे बढ़ा और अंबिका को कसकर बाजू से पकड़कर बोला, तो तुम ये जानना चाहती हो कि असलियत में अनिरुद्ध की क्या सच्चाई है। सी अंबिका ने भी गुस्से से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि आप मुझे बताएंगे। इसके जवाब में अब गहरी सांस लेते हुए रुद्रांश ने कहा, सच्चाई ये कि वो मेरा ही बेटा है। ये सुनकर अंबिका ने ना समझी में कहा, वो आपका बेटा है तो फिर शनाया आंटी ने ऐसी बातें क्यों बोली थी। क्योंकि अगर वो आपका बेटा होता तो वो उनकी दादी है और वो कभी ऐसी बातें नहीं बोलती। लेकिन जहां तक मैंने उनकी आंखों में अनिरुद्ध के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत देखी है, जब वो अनिरुद्ध को इतना भला बुरा कह सकती है तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी उसे प्यार भी कर सकती है। और जहां तक मैं जानती हूँ कि एक दादी अपने पोते से बहुत प्यार करती है, उन्हें बच्चों से ही बहुत प्यार होता है, पर शनाया आंटी की आंखों में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। ये सुनकर अब रुद्रांश अपनी आंखें बंद की। लगभग 10 मिनट वहां पर शांति छाई रही। अंबिका भी रुद्रांश को देख रही थी और रुद्रांश भी उसे ही देख रहा था। लेकिन 10 मिनट बाद आखिर में तो रुद्रांश अपनी आंखें खोली और अंबिका की आंखों में देखकर बोला, 5 साल पहले मुझे अनिरुद्ध वाकई एक कचरे के ढेर के पास मिला था।
जैसे ही अंबिका ने ये सुना वो बिल्कुल शॉक रह गई और शौक होकर बोली, क्या ये आप क्या कह रहे हैं? क्या सच में अनिरुद्ध आपका बेटा नहीं है? इसका मतलब शनाया आंटी ने जो कहा वो बिल्कुल सच था। वो आपका बेटा नहीं है और इसी वजह से शनाया आंटी उसे पसंद नहीं करती, पर ऐसा कैसे हो सकता है? जब वो आपका बेटा नहीं था और आपको कचरे के ढेर से मिला था तो आपने उसे क्यों अपनाया? और उसे अपना नाम क्यों दिया? दुनिया वालों को तो यही लगता है कि वो आपका बेटा है और वो आपके बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ा रहे हैं और बहुत सारी बातें कही हैं। उसके इन सभी बातों का रुद्रांश ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और वो खामोशी के साथ बस वही सोफे पर जाकर बैठ गया। अंबिका को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो फिर से रुद्रांश के पास आई और बोली, मिस्टर रुद्रांश, मुझे जवाब दीजिए, आखिर आपने उसे कचरे से क्यों लाया था? और वो असलियत में किसका बेटा है? किसने उसे कचरे में फेंका था? क्या आजकल के माँ बाप इतनी घटिया होते हैं जो अपने ही बच्चे को इस तरह से कचरा में फेंक देते हैं? उसकी इन सभी बातों को सुनकर रुद्रांश ने आखिर में बिना किसी भाव के साथ कहा, बेशक से वो मुझे कचरे के ढेर में मिला था लेकिन वो असलियत में मेरा ही बेटा है। ये सुनकर अंबिका को कुछ समझ नहीं आया। वो कंफ्यूजन में ना समझी में बोली, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। आपने कहा कि आप उसे कचरे के ढेर से उठा कर लेकर आए हैं लेकिन वो असलियत में आपका बेटा है। आखिर बात क्या है? इसके जवाब में जो रुद्रांश ने कहा, बेशक से मैंने उसे कचरे के ढेर से उठाया था लेकिन वो मेरा ही बेटा है। इसका मतलब ये है कि उसके शरीर में जो खून दौड़ रहा है वो मेरा खून है और वो असलियत में मेरा बेटा है। रुद्रांश अग्निवंशी का खून है, वो इसलिए मैंने उसे दुनिया वालों के सामने अपना नाम दिया है। ये सुनते ही आप अंबिका के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे तो समझ ही नहीं आया कि आखिर चल क्या रहा है और रुद्रांश आखिर कह क्या रहा था। वो कंफ्यूजन में अपने सिर पर हाथ रखकर वहीं बैठ गई। तभी उसे ध्यान से देखते हुए रुद्रांश ने कहा, मैं तुम्हें अपनी सच्चाई पूरी नहीं बता सकता लेकिन बस तुम इतना जान लो कि मेरा अतीत इतना भी आसान नहीं था। अगर तुमने 5 सालों में तकलीफें झेली है तो मैं भी कोई चैन से नहीं जिया हूँ। मेरी जिंदगी में भी बहुत सारी ऐसी चीज हुई है जिसे मैं एक्सप्रेस नहीं करना चाहता लेकिन बस तुम इतना समझ लो कि वो अग्निवंशी खानदान का ही वारिश है और उसके अंदर मेरा ही खून है। ये सुनकर अब अंबिका ने नासमझी में कहा, लेकिन कैसे? आपका बेटा पैदा हुआ, उसे कचरे में फेंक दिया गया और आपको ही पता नहीं चला और फिर आखिर में आप खुद उसे कचरे से उठाकर घर लेकर आए। ये स्टोरी तो बहुत ही क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। इसका जवाब में रुद्रांश ने अब बिना किसी भाव के साथ कहा, तुम्हें उसकी सच्चाई जाननी थी इसलिए मैंने तुम्हें उसकी सच्चाई बता दी, लेकिन हाँ, तुम्हें अगर उसकी कंडीशन के बारे में जानना था तो मैं तुम्हें बताता हूँ। जब वो मुझे कचरे में मिला था तब उसकी हालत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। उसी वक्त डॉक्टर ने कह दिया था कि आगे चलकर ये नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होने वाला, इसकी जो मेंटल कंडीशन है वो सबसे अलग रहेगी। इसे बात बात पर गुस्सा आएगा और जब सिचुएशन इसे अपने अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी तो ये बिल्कुल पागल हो जाएगा। और जैसे जैसे मैंने इसकी परवरिश की मुझे एहसास हुआ कि डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा था। उस वक्त जब ये मुझे मिला था तब इसकी हालत बहुत खराब थी क्योंकि इसे किसी ने मारने की कोशिश की थी। इसका किसी ने गला दबाया था पर ये उस वक्त बच गया था और इसीलिए उसकी कंडीशन ऐसी हो गई। ये सारी बातें सुनकर तो अब अंबिका बिल्कुल दंग रह गई, उसे तो अपने कान पर यकीन नहीं हुआ और बस वो शॉक्ड होकर रुद्रांश को ही देखने लगी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले लिखने का। थैंक यू।